क्या क्या कर लिया था। हाँ, ये सब सारी चीजें समझ में आ गई थी। मैंने एक नोट्स भेजा था, आप लोगों ने बनाया तो नहीं होगा? बना लिया है। उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्यों? बहुत सारी बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें था। उसमें अब हम लोग बात करेंगे। पहला कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पंचशील सिद्धांत का, कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे गुट निरपेक्षता की। इसकी बात करेंगे, हाँ, जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, गुट निरपेक्षता आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या है? तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया दो ग्रुपों में बटा। एक तरफ यूएस और एक तरफ यूएसएसआर, जिसे आज हम लोग रूस कहते हैं, दो पार्टों में डिवाइड हो गया। इसमें हुआ क्या? रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रूस था, यह लगभग यूरोप पर इसका कब्जा हो गया था। जब इसने यूरोप पर कब्जा किया तो दोनों की तो यहाँ पे एक चीज होती है साम्यवादी शासन व्यवस्था, कम्युनिस्ट रूल। तो रूस में क्या है? साम्यवादी शासन व्यवस्था है, इसे कम्युनिस्ट रूल कहते हैं। और ये पूंजीवादी है, जिसे हम लोग कैपिटलिस्ट कहते हैं। बताइए, पूंजीवादी। आप लोग कह रहे थे आ गए, हमने कहा नहीं, भी नहीं आए। आई काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। समझिए इसको डियर, समझिए। ये कहाँ गए चौधरी साहब? चलो कोई नहीं, आप समझ लो बेटा, आपका टॉपिक इस स्टार्ट ना हो। गुट निरपेक्षता क्या है, उसको समझने के पहले हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना होगा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया दो गुटों में बट रही थी। एक तरफ का लीडरशिप यूएसएसआर, जिसे आज के समय में हम रूस कहते थे, यह 1991 में रूस क्या हो गया? टूट गया। और जो सोवियत यूनियन संघ था वो टूट करके अलग हो गया। अब क्या बचा? रूस। यानी कि एक तरफ जहां रूस या यूएसएसआर का शासन था, इसे कहते हैं साम्यवादी शासन व्यवस्था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रूस ने काफी यूरोप के पार्ट को कब्जा कर रखा था। और रूस की ये पूरी कोशिश थी कि दुनिया में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो। एक तरफ अमेरिका था, जो अमेरिका एक पूंजीवादी है। क्या है? पूंजीवादी है, जो प्राइवेट सेक्टर को क्या करता है? बढ़ावा देता है, निजीकरण। इसमें क्या है? निजीकरण आने के प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। और साम्यवादी में क्या है? सब कुछ सरकारी, सब कुछ क्या हो? सरकारी हो। ये दोनों व्यवस्थाओं की लड़ाई है, ठीक है। अब इस दोनों लड़ाई में रूस चाहता था कि भारत मेरे पक्ष में आ जाए। अमेरिका के बड़े वाले आजकल जो चाचा हैं, इनके जैसे पहले इनके जो थे, मैंने अमेरिका चाहता था कि मेरी तरफ आ जाए। उस समय पीटी नेहरू थे। पीटी नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। मिस्र राष्ट्रपति और ये बेलग्रेड में एक सम्मेलन होता है, फिर वहाँ आगे फिर मिस्र में होता है। तो वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि जो दुनिया के थर्ड कंट्री जिसे कहते हैं, जो अभी अभी गुलामी के जंजीर से बाहर आए हैं, हम लोग इन दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होंगे।
और गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए हम क्या कहेंगे, दोनों गुटों से समान दूरी बनाएंगे, लेकिन हम संबंध दोनों से रखेंगे, इधर से भी संबंध रखेंगे और इधर से भी संबंध रखेंगे, लेकिन किसी एक गुट में शामिल नहीं होंगे। ये थी नेहरू जी की गुट निरपेक्षता की नीति। तो हमारी विदेश नीति मोस्टली दो प्रिंसिपल पे काम करती है, पहला पंचशील सिद्धांत और दूसरा गुट निरपेक्षता पर। हालांकि गुट निरपेक्षता के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, वो इधर भी इनसे भी मिठाई खाए और इनसे भी मिठाई खाए, तो जब ये इधर मिठाई खाएंगे तब इनको डाउट होगा, कहीं यार आदमी सही तो नहीं है। अगर वो व्यक्ति इस पक्ष में आता है, इस पक्ष वालों को डाउट होगा, यानी कि उस व्यक्ति की जो क्रेडिबिलिटी है या उस व्यक्ति की जो एक क्रेडिट है उस पर क्या होगा, डाउट होगा। तो कहीं न कहीं भारत इसका भी शिकार हुआ है। ना तो पूर्ण रूप से अमेरिका भारत का साथ दिया, ना रूस, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा। अब 1971 की लड़ाई याद कर लीजिए, जब हम लोग पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, कभी यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जब उस समय लड़ाई हुई किससे, पाकिस्तान के साथ, तब रूस ही है जो भारत की मदद की थी। वो कैसे मदद की थी शायद आप लोग जानते भी होंगे। हाँ, ये भारतीय सीमा है। तो जब हम बांग्लादेश यहाँ जो है इसको आजाद कराने में लगे थे, तो ये आपका अरब सी और ये बंगाल की खाड़ी, गया बंगाल, तो ये दोनों ही तरफ से। इसमें इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, जब बस खाली मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जब इंडिया यूएस रिलेशन बताएंगे, रूस तब समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, अरब सागर। तो जब पाकिस्तान वार हारने लगा तो चला गया कहाँ, वो अमेरिका और ब्रिटेन, उनसे वो हेल्प मांगने लगा इन देशों से। तब अमेरिकी राष्ट्रपति और आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत पर दबाव बनाया कि आप वार को रोक दीजिए। इंदिरा जी रुकने वाली नहीं थी। इंदिरा ने एक एग्रीमेंट किया था इसी समय, जस्ट वार के पहले 71 में एक एग्रीमेंट किया था कि अगर कोई भी हमारे ऊपर आफत आएगी उसमें रूस मेरा क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब हमारे ऊपर जो आक्रमण होगा समझा जाएगा कि रूस के ऊपर आक्रमण होगा। इसी दोस्ती या मैत्री संधि पर इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, किसके साथ, रूस के साथ। तो जब भारत को जरूरत पड़ी इस समय किसकी, रूस की, तो रूस और इंडिया ने मिलकर के अपना प्लान सेट किया कि भाई हम यहाँ अटैक करेंगे तो ब्रिटेन और अमेरिका जरूर आएंगे। और वार स्टार्ट होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत के ऊपर यानी इंदिरा जी के ऊपर दबाव बनाना शुरू करते हैं वार रोकने की। इंदिरा जी रुकने वाली नहीं थी, इन्होंने रूस से समझौता किया। तो तब जैसे ही इंदिरा ने वार नहीं रोका, अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े, जिसे पनडुब्बी कहते हैं, पूरा अपना बेड़ा ही भेज दिया भारत के तरफ, और ब्रिटेन ने भी भेज दिया कि भारत जब हम पहुंच जाएंगे अटैक करने भारत के ऊपर, तो भारत डर के नाते वार को क्या कर देगा, रोक देगा। इंदिरा बहुत चालाक लेडी थी, उन्होंने क्या किया, रूस से समझौता तो किया ही किया, और जब तक अमेरिका से और ब्रिटेन से पनडुब्बियाँ उनके जहाज यूनेवी आती, उसके पहले पूरी भारत की सीमा को रूस की पनडुब्बियों ने घेर लिया, सबमरीन ने घेर लिया। और जैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज या पनडुब्बियाँ भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी, वैसे ही इनकी रूस की पनडुब्बियाँ क्या हुई, पानी से निकल करके ऊपर आ गई। और जैसे ही रसिया का फ्लैग देखा अमेरिकी सेना और ब्रिटिश सेना ने, वहीं पे उन लोगों ने क्या कर दिया, स्टॉप कर लिया। वहीं पे क्या हो गए, वो रुक गए और आगे नहीं बढ़े। और इस तरह से इंदिरा ने क्या कर दिया, एक नया पाकिस्तान को तोड़ करके एक नया देश क्या बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो रूस हमारा वह मित्र है, यानी कि रूस के साथ हमारी जो दोस्ती है वो आज से नहीं है, शुरू से है, और वह एक विश्वास पात्र भी है।
तो अब इन दोनों गुटों में शामिल ना हो करके भारत ने किसकी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की। सबसे पहले यही मैटर शुरू करते हैं, भारत का पड़ोसी देशों से संबंध। भारत का पड़ोसी देशों से संबंध। इसमें सबसे पहले भारत पाक संबंध। सबसे पहले देखेंगे तनाव के क्षेत्र या तनाव के मुद्दे, कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमारे और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण है, जिससे दोनों ही देशों में चलिए पहली बात करेंगे सीमा विवाद, दूसरी नदी जल विवाद, तीसरा आतंकवाद और चौथा बंटवारा। और भी कोई मुद्दा है हमारे और पाकिस्तान के बीच? बताओ कितने क्षेत्रों में हमारे और पाकिस्तान के बीच समस्या है? पहला सीमा विवाद, दूसरा जल विवाद, तीसरा आतंकवाद, बंटवारा और युद्ध भी तो है, बंटवारा से संबंधित विवाद जैसे कश्मीर मुद्दा एक्सेट्रा, युद्ध। अब एक एक चीज को हम लोग समझें। लाइट नहीं आएगी, क्या बात है देवरिया में लाइट बहुत कटती है, सुबह से एकदम शाम तक लाइट देते नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करें? नदी जल विवाद की सीमा विवाद? सीमा विवाद, सीमा विवाद। चलिए सीमा विवाद देखिए। देखो भाई, हंसना उतना नहीं, जैसे बन रहा है वैसे हम बनाते हैं। सर इससे हम लोग बेहतर थोड़ा ना बना पाते हैं, हैं? इससे बेहतर हम लोग थोड़ा ना बनाते हैं। हम लोग हाँ हम लोग यही यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट आ गया ना। अच्छा देख लेंगे कभी कितना एक्सपर्ट आपको कॉलेज देखें। देखिए एक जगह है सर क्रीक, इसको सर क्रीक लाइन भी कहते हैं। सर क्रीक के बारे में जानते हैं? जागृति पढ़ाई गई होगी आप लोगों को, तो भूगोल में बताया गया होगा सर क्रीक लाइन। इसके पहले कुछ हम लोग बेसिक चीजें और जानेंगे इंटरनेशनल लॉ की। जैसे दो अगर देश हैं, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, तो अगर इनके बीच समुद्री जल है तो इसमें एक रूल होता है, ये भी बताया गया होगा। भारत 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, ये बातें बताई गई होंगी कि भारत का जो 12 नॉटिकल मील होता है वह भारत वहाँ पर क्या होता है? संप्रभु होता है। 24 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक क्षेत्र है, ईजेड। ठीक, यहाँ तक भारत
मछली पकड़ना, समुद्री संसाधन को इकट्ठा करना कर सकता है। फिर 200 नॉटिकल मील का एरिया आता है जहाँ पर कोई साफ सफाई समुद्र की, कोई रिसर्च स्टेशन खोलना, टापू डेवलप करना, यानी कि यहाँ तक भारत की एक तरह से अधिकार क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील तक। लेकिन जहाँ पर ये दूरी कम हो, मान लीजिए दो देशों के बीच 10 ही नॉटिकल मील की दूरी समुद्र हो और पास पास दो कंट्री हो, वहाँ समुद्री क्षेत्र का बंटवारा कैसे करते हैं? तो वहाँ पर जैसे दो देश ए और बी हैं, 2 कंट्री है ए और बी, इनके बीच की दूरी मान लीजिए 20 नॉटिकल मील है, 20 नॉटिकल मील है। अब क्या करेंगे? अगर हम ये वाला नियम लगाएंगे इंटरनेशनल लॉ की 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200, तो क्या पता ये देश यहाँ घुस जाएगा, और ये लगाएंगे तो ये देश यहाँ घुस जाएगा। इसके लिए एक नियम होता है, इन दोनों के समुद्री क्षेत्र को आधा आधा कर, इसे बोलते हैं मेरिडियन लाइन। क्या बोलते हैं? मेरिडियन लाइन, यानी कि दोनों को आधा आधा क्या कर लें? बांट लें। क्या है भाई, क्या दिखा रहे हो इनको? दिखाओ नहीं, उनको डिस्टर्ब ना करो, पढ़ने दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों देशों के बीच बांट देते हैं। तो ये अब मामला आया यहाँ पर सरक्रीक लाइन। सरक्रीक लाइन तो पाकिस्तान का कहना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, जब बंटवारा दो देशों का होगा तो एक सीधी लाइन पे होना चाहिए, आधा आप ले लो और आधा हम ले लो। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि जो ये क्रीक का मतलब घुसा हुआ भाग, क्रीक का मतलब क्या हुआ था? पानी का अंदर घुसा हुआ भाग, ऐसे ये है। तो पाकिस्तान कहता है कि इसके जो इधर वाला है वो हम ले लें, इसके इधर वाला आप ले लो, यानी कि आधा समुद्री क्षेत्र पर हमारा कब्जा हो, आधा आपका कब्जा हो। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान का ये कहना है कि ये अरेबियन सी का पार्ट है। भारत कहता है भैया ये समुद्र है ही नहीं, ये दलदल है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ये वाला लागू हम नहीं करेंगे। ये भारत का अपना दावा है कि ये क्षेत्र जो है वो दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पे पानी आ जाने से हम समुद्री सीमा थोड़ी ना मान लेंगे। ये भारत का अपना पक्ष है, और इस एरिया पर भारत का क्या है? कब्जा है। ऐसे पाकिस्तान को क्या है? आपत्ति है। वो कहता है भारत ने हमारी समुद्री सीमा को जबरदस्ती क्या कर रखा है? कब्जे में रखा है। तो ये हमारी एक सीमा विवाद ये। दूसरा मामला आता है कहाँ पे? पीओके का विवाद। तो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, पूरी पाक की कहानी बताया गया होगा आपको जब पढ़ाया गया होगा। तो 3 ऐसे आपके यहाँ बड़े राज्य थे, जैसे जूनागढ़, आपका यहाँ पे जूनागढ़ था गुजरात में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे हैदराबाद। तो इन 3 राज्यों का विलय बड़ी अजीब गरीब से हुआ था, खास करके पीओके का। तो पीओके वाला जो पार्ट है खास करके, इसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से हथिया लिया है। उसके पीछे रीजन क्या था समझिए। यहाँ का जो राजा हरि सिंह था, हरि सिंह उस समय डोगरा राजवंश का था, एक राजवंश था डोगरा, इसी राजवंश का शासक था हरि सिंह। तो आपको 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ाया गया होगा, 1947 का। इस एक्ट में लिखा था इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन स्टेट बनाए जाते हैं, 2 देश बनाए जाते हैं। जो देसी रियासतें, जो राजवाड़े हैं, वो चाहे तो भारत के साथ रह लें और चाहे तो किसके साथ चले जाएं? पाकिस्तान के साथ चले जाएं। ठीक, जो राज्य ना जाना चाहे, जो देसी रियासत ना जाना चाहे, वह किसी के साथ ना जा करके अपने आप को फ्री घोषित कर लें, और उनके लिए संविधान हम बना के दे देंगे। तो ये 3 ऐसे बदमाश राजवाड़े थे जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने से क्या कर दिया? मना कर दिया।
इसी में एक व्यक्ति थे आपके पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। क्या इनका शरीर आयरन का था क्या? नहीं। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। ठीक है, फैसला नहीं। ये जो आपके देश में 565, कहीं कहीं आपको 552 लिखा मिल जाएगा। जो एनसीईआरटी में ये लिखा है 12th वाले में 565 देशी रियासतें। ठीक है, तो ये जो देशी रियासतें थी ये भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। एक चीज पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, प्रिवी पर्स पढ़ाया गया है, प्रिवी पर्स। चलो अच्छा भाई, इसको भी देख लो। प्रिवी पर्स ये क्या था? 1 मिनट लगेगा। जैसे जब ये जो देशी राजवाड़े थे ये भारतीय संघ में शामिल नहीं हो रहे थे, तो आपके जो पहले गृह मंत्री जी पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने एक प्रिंसिपल लॉन्च किया था, कैरेट एंड स्टिक प्रिंसिपल, गाजर और छड़ी सिद्धांत। क्या नाम था? गाजर और छड़ी सिद्धांत। गाजर क्या था कि देशी राजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए इनको लालच दो, तुमको मंत्री बना देंगे, तुमको सांसद बना देंगे, भारतीय संघ में क्या कर दो? विलय कर लो, अपने आप को भारतीय संघ में मिल जाओ और जनता की संप्रभुता को स्वीकार कर लो। ठीक, स्टिक था क्या? जो ना माने। 2 इनके प्रिंसिपल थे, सब में तो सफल हो गए, लेकिन 3 ये राजवाड़े क्या हो गए? बच गए। अब मामला है, हम लोग चूंकि पाकिस्तान के साथ पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रिवी पर्स का भी 1 मिनट समझ लो। ये प्रिवी पर्स क्या था? जैसे मान लीजिए चौधरी साहब यहाँ के राजा हैं, राजा देवरिया हैं। मान लीजिए आप राजा बनारस हैं, मान लीजिए कोई राजा आजमगढ़ हैं या राजकुमारी राजमगढ़ हैं, मान लो 1 मिनट के लिए। अब देखो, जब कोई राजा होता है उसका अपना एक एरिया होता है, वहाँ से वह टैक्स लेता है, वहाँ उसका राजमहल होगा, राज दरबार में सेवक, नौकर, चाकर, दास, दासियां, अंतरी, मंत्री, सेना, पूरी फौज होगी, एक लश्कर होगा उनका, अपना आभा मंडल होगा उनका। अब अगर कि कोई भी किंगशिप या राजा अपनी जनता की संप्रभुता आने भारतीय संघ में विलय कर लिया, आने की जनता पर से उसका अधिकार क्या हो गया? खत्म। अब वो टैक्स लेगा नहीं, तो उसकी जो एक मेंटल जो सेटअप रही है राजवाड़े रहने की, उसका खर्चा कौन देगा? भाई माल पानी तो बंद हो गया, भारतीय संघ में मिल गए, जनता अब टैक्स देने वाली नहीं है, तो अब उस राजा का खर्चा कौन देगा? तो प्रिवी पर्स के माध्यम से एक एक राजवाड़े को उनकी रियासत के हिसाब से, छोटी बड़ी जैसी रियासत थी, लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख के हिसाब से उनको क्या किया? सरकार ने फिक्स कर दिया, कितना हम आपको एक तरह से पैसा देते रहेंगे। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्रिवी पर्स कहते हैं। प्रिवी पर्स जो देशी नरेशों को सरकार के द्वारा उनकी रियासत को लेने के बदले जो दिया जा रहा था सहायता, उसे क्या कहते हैं? प्रिवी पर्स कहते हैं। आई बात समझ में? अब समझ में आया कि नहीं? अच्छा, नहीं अभी नहीं है। 26वें अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी ने उसे 71 में से समाप्त कर दिया कि भैया आप राजवाड़े बने, चाहे राजा बने या रानी बने, आप अपना व्यवस्था खुद कीजिए। भाई एक वो भी अलग है ना, जैसे महाराज जी जा रहे हैं, 4 दासियां हौंक रही हैं, बेना होना, पंखा उनका, महाराज की जय हो। अब वो जो शानो शौकत है वो क्या इंसान छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता था। ये जल्दी आज भी जो स्टेट आज भी हैं, ये अपने आप को राजा ही मानते हैं। कुछ हैं अभी, ऐसे नहीं है, थोड़े बहुत जो बचे खुचे हैं। हाँ, अभी हाथी चलते हैं, सही बात है। जब दशहरा का मेला लगता है उनकी हाथी आज भी निकलती है, पूरा सजता है वो, आज भी ये चीजें। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं पाकिस्तान को लेकर के। तो राजा हरि सिंह जब यहाँ की पाकिस्तान की सेना, जनरली वो पाक की सेना होती है, लेकिन पाक कहता है कबीले वाले,
क्या हैं? कबीले वाले हैं, ये लोग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कबीले के फार्म में पाकिस्तान की सेना थी। धीरे धीरे वो कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि भारत के साथ मिला नहीं, अलग था, तो पाकिस्तान ने सोचा इनको हम भी हड़प लें। जब भारत इतनी रियासतों को ले रहा है, कहा रियासत हम भी ले लें। उसने क्या किया? अटैक किया। जब सेना उसकी श्रीनगर के पास पहुंचने वाली होती है, तब राजा हरि सिंह भाग करके कहाँ आते हैं? दिल्ली, और नेहरू से जी के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, और क्या कहते हैं? विलय पत्र पर साइन करते हैं, और भारत की सेना जाती है और उनको खदेड़ती है। लेकिन यहीं पर नेहरू जी गलती कर जाते हैं। इस मामले को लेकर के ये यूएन चले जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है यथास्थिति मेंटेन करिए और अपनी अपनी सेना को पीछे ले आइए। नेहरू जी, नए देश आजाद हुआ था, ये कहते क्या हैं? अपनी सेना को पीछे बुला लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी इधर घुस गए थे इनकी सीमा में, इधर से हमारी सेना वापस आ जाती है, और पाकिस्तान अपनी सेना वापस नहीं बुलाता है। और आज तक ये पीओके हमारे कब्जे में नहीं है। किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। यहीं पर एक जनजाति पाई जाती है, हुंजा ट्राइब। नाम सुना है? हुंजा ट्राइब। ये बड़े खूबसूरत होती हैं और होते हैं। इनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है। जितना हम लोग 20-25 साल में दिखते हैं, ये 60 साल में दिखते और दिखती है। ये पूरा नेचर पे डिपेंड है। गूगल खोलिए, डालिए हुंजा ट्राइब्स। हाँ सर, जानते हैं? हाँ, बताया होगा। नहीं बताया नहीं, हम यूट्यूब पर देखा था, देख लीजिएगा। हुंजा ट्राइब्स इमेज देखिए, बड़ी सुंदर खूबसूरत लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइब है, वो निवास करती है। ठीक है, तो हुंजा ट्राइब्स देख लो एक बार, पैसा नहीं लगता है। अरे एक बार देख तो लो। मिला? सुंदर हैं, बढ़िया हैं सब, और इनकी उम्र लंबी होती है भाई। इनके कोई बीमारी नहीं, टोटल ये नेचर पे डिपेंडेंट हैं। इस तरह का मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, और इनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा, 150 साल, 130 साल, 140 साल जीते हैं। यहाँ तो 60-65 में निपट ले रहे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, सीमा विवाद। ठीक, दूसरा एक मामला आता है बेरूबारी का, उसको भी समझ लीजिए। तो खैर वो तो मुद्दा अब नहीं है, लेकिन एक सेकंड समझा देते हैं। बेरूबारी एक जगह है आपका पश्चिम बंगाल में, न्यू जलपाईगुड़ी यहाँ पे, और इधर आपका जो आज का बांग्लादेश है, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान था। तो यहाँ पे जगह है पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी, उसी में एक जगह होता है बेरूबारी संघ। तो बेरूबारी संघ मिलता किसको है? भारत को। लेकिन उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक सीमा आयोग बनाया था रेड क्लिफ की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रेड क्लिफ की। तो रेड क्लिफ महोदय ने बेरूबारी संघ को दिया तो भारत को, लेकिन रजिस्टर में मेंशन करना भूल गए। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने 1954 में पहली बार मुद्दा उठाता है कि बेरूबारी संघ मेरा है। ठीक, उसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता होता है, नेहरू और नून समझौता। ठीक, वहाँ के पीएम होते हैं फिरोज खान नून। तो नेहरू और नून समझौता को लागू करने के लिए ही केस आता है बेरूबारी संघ का मामला। फाइनली ये एग्रीमेंट हो जाता है, और कुछ पार्ट हम रख लेते हैं, कुछ पार्ट पाकिस्तान को देते हैं। तो ये हमारे और पाकिस्तान के बीच क्या है? सीमा विवाद है, बाउंड्री को लेकर के। ठीक, दूसरी बात आती है जल विवाद। जल विवाद, ठीक है। तो 5 नदियां हैं, नाम जानते हो? एक नदी है जिसका नाम है इंडस, सिंधु नदी। एक पर्वत है जिसका नाम है काराकोरम, पढ़े होंगे, काराकोरम। और एक है लद्दाख, और एक है जास्कर। ये नदी जास्कर और लद्दाख के बीच बहते हुए पाकिस्तान
होते हुए कराची के पास, कौन सी जगह है? कराची के पास। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। इसी की सहायक नदी है एक झेलम, ठीक है, झेलम नाम सुना है। और एक है चंद्र और भागा, जिसे चिनाब कहते हैं। एक नदी चंद्र है और भागा हिमाचल से निकल करके दोनों नदियां बनती हैं और चिनाब के नाम से जानी जाती है। और ये आपकी झेलम नदी श्रीनगर होते हुए, बारामूला होते हुए, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चिनाब में आकर के क्या होती है? मिल जाती है। और चिनाब आगे जाकर के एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज, जो सिरकिला पास से भारत में प्रवेश करते हुए कहाँ निकल जाती है? पाकिस्तान। और इसी में जाकर के आगे मिल करके ये इंडस रिवर। इसकी और सहायक नदियां हैं, जैसे रावी है, ब्यास है, यही पंचनद है। क्या है ये? पंचनद है। इन पांचों नदियों में जो इंडस रिवर है और इसकी सहायक नदी चिनाब और झेलम, ये एक बनी, और एक इंडस और सतलज और उसकी सहायक नदियां दो पार्ट में डिवाइड है, ब्यास और रावी और सतलज, ये नदियां हैं। और ये दो, ये और एक इंडस रिवर, ये हैं। इनके बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच जल को लेकर के समझौता है, जिसे सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ। क्या है? सिंधु नदी जल समझौता। ये कब हुआ था? 1960। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन नदियों का पानी, इन ये जो नदियां हैं, इसका 80% पानी पाक यूज करेगा और 20% भारत। और इन नदियों में 80% भारत यूज करेगा और 20% पाक यूज करेगा। पाक का ये कहना है कि भारत ने जितनी परियोजना बना रखी, जैसे सलाल है, तुलबुल है, ये सारी क्या है? भारत की परियोजनाएं हैं जो इन नदियों पर है। कुछ जो है चिनाब पे है, कुछ झेलम पर है, ठीक है। इन नदियों पे जो भारत सरकार ने अपना पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रखा है, तो भारत पानी को डाइवर्ट कर देता है, रोक लेता है और हमें पानी कम मिलता है। ये किसका आरोप है? पाकिस्तान का। भारत कहता है ऐसा नहीं है, हम अपने हिस्से का पानी यूज करते हैं, आपके हिस्से का पानी यूज नहीं करते हैं। ठीक, अभी जब ये कौन सा ऑपरेशन चला था भाई? ऑपरेशन सिंधु। तो इसमें क्या हुआ था? मोदी जी ने क्या कहा था? हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, ठीक है। अरे भाई, पानी कहाँ रोक लोगे नदियों का? आपके पास डैम है, कहाँ पानी रोक के ले जाएंगे आप? पानी कैसे रोक लेंगे आप? कितने दिन तक पानी रोक लेंगे आप? हाँ, रोक के छोड़ दो, तो उसके लिए पहले डैम तो बनाओ, डैम बनाओ, और जब पानी भर जाए एक ही बार धड़ाधड़ छोड़ दो, हमारा पाकिस्तान ऐसे बह जाए। ठीक है, ये हो सकता है भाई। अच्छा, इसी में एक आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, हीना। हीना पिक्चर देखे हैं? उसी में एक ऋषि कपूर है जो एक्टर है, ऋषि कपूर, देखा है? ये श्रीनगर में रहता है, और जो झेलम नदी है उसी के किनारे एक जगह है बारामूला। तो बारामूला में इसकी प्रेमिका रहती है, तो इसका सगाई का दिन होता है, तो ये मिलने जाता है और गाना चलता है, आजा रे माही तेरा रास्ता वो देख लिया। और ये कार वार लिए झेलम नदी में आंधी आती है, चले जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? पाकिस्तान, हीना के पास। बाकी पिक्चर में देखिएगा। हम बताने का ये मतलब था, जो ट्राइबल्स लोग हैं, जैसे हीना भी एक ट्राइबल की रहने वाली लड़की होती है, ठीक है, ऐसे वहाँ ट्राइबल थे जिनका पाकिस्तान का कहना था यही ट्राइबल वाले हैं जो कहाँ कब्जा कर रहे हैं? कश्मीर, ठीक। लेकिन एक्चुअल में ट्राइबल्स नहीं रहते। चलिए, इतना हो गया। तो सीमा विवाद, नदी। अब मामला आता है युद्ध का। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, युद्ध की बात करते हैं। तो आज तक हम लोगों ने पाकिस्तान से कितने युद्ध लड़े हैं? कौन कौन सा?
98 वाला। हाँ, एक हम लोग वार लड़ते हैं, पहला 1965, दूसरा 71 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और तीसरा कारगिल युद्ध। यही तो 99 का 99 का है। ये 3 युद्ध हम लोग किसके साथ लड़ते हैं? पाकिस्तान के साथ। एक 1965 का युद्ध, एक 1971 का युद्ध, और एक 1999 का कारगिल वार। ये 3 युद्ध हम लोग पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं, और तीनों ही युद्धों में कौन विजयी होता है? भारत। तो हमारे और पाकिस्तान के बीच आज भी संबंध अच्छे नहीं है। एक्चुअल हम बताइए, जो जैसे वॉर हुआ था, जब आजाद हुआ था, तो उसको वॉर में नहीं गिनते हम लोग। नहीं, बंटवारा वाला जो आप कह रहे हैं, इसमें गदर हुआ था। घुस गए थे हाँ? हाँ? कश्मीर के ऊपर जब ये लोग कब्जा करने की कोशिश करते नहीं, उसको वार का नहीं, जो उनका ये कहना था, क्योंकि कश्मीर हमारे पास उस समय नहीं था ना। कश्मीर जो था उस समय एक्चुअल में मेरे पास तो था नहीं। वो तो जब वहाँ पे कबीले के फार्म वाले जिस रूप में भी पाकिस्तानी आर्मी इंटर करती है, कहाँ पर? कश्मीर में। तो कश्मीर के राजा तब आते हैं, तब साइन करते हैं हमारे साथ ना। उसके पहले तो साइन करते नहीं हैं, उसको हम वार में नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो तो वार किसके साथ था? कश्मीर के साथ था, और उस समय कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं था। तो जब उन्होंने विलय पत्र पे साइन किया, तब तो कश्मीर हमारा अंग बना, तब तो इंडियन आर्मी वहाँ गई। तो उसको वार में जनरली काउंट नहीं किया जाता है, घुसपैठ के रूप में काउंट किया जाता है। तो 65, 71 और 99 ये जो 3 हमारे युद्ध हैं, इन युद्धों ने भारत की और पाकिस्तान के जो आपसी संबंध है उसको क्या कर दिया? खराब कर दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा ये था, जब देश का बंटवारा हुआ तो जो इंडिया से मुसलमान गए और पाकिस्तान से हिंदू भारत आए, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की घिनौनी हरकत या बंटवारा नहीं हुआ था जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सरकारी डेटा में 4-5 लोग बताते हैं मारे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कम से कम 10 लाख लोग इस बंटवारे में मारे जाते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी, वहाँ के लोग काट देते थे, वहाँ से गाड़ियाँ आती थी, मतलब दोनों तरफ से खाली लाशें आती थी और लाशें जाती थी। ये स्थिति थी। और सबसे जो गंदी इसमें बात थी, जो सबसे खराब, सबसे वर्स्ट कंडीशन ये था, महिलाओं के साथ अत्याचार। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा इसमें अत्याचार किए गए। इनके साथ रेप, यहाँ तक कि उनके बॉडी पार्ट को भी काट देते थे। इतना पूरे दुनिया में यह एक काला मतलब अध्याय है इतिहास का, वो काला पन्ना है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारे में महिलाओं के साथ जितना अत्याचार किया गया, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का कोई अत्याचार नहीं हुआ। हुए होंगे, लेकिन इस तरह से जहां जैसा पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ, ऐसा अत्याचार दुनिया में कहीं नहीं हुआ। एक व्यक्ति है इसमें, कोई सरदार रहता है, उसकी 3 बड़ी बेटियां होती हैं, 20 साल 22 साल बड़ी बेटियां होती हैं। उसने क्या किया था, जब ये हरकतें उसने देखा और वहाँ से वो पाकिस्तान से इंडिया के लिए निकल रहा था, तो जनता पागल हो रही थी। किसको पाओ किसको काट दो, हिंदू पाए मुस्लिम को काट दो, मुस्लिम पाए हिंदू को काट दो। जब उसने ये सीन देखा तो अपनी 3 बेटियों को जहर पिला दिया। एक बाप अपनी 3 बेटियों को कि अगर ये कहीं इन दहशतगर्दों के हाथ में पकड़ ली जाएंगी तो इनका क्या होगा। वो मंजर उसने देख करके अपनी 3 बेटियों को जहर पिला देता है। इट इज रिटन हिस्ट्री। और उसकी 3 बेटियां क्या होती हैं? मर जाती हैं।
सोचो, एक बाप के लिए, एक गार्जियन के लिए ये कितने दुख की बात है कि अपने हाथों से अपने बच्चों को उसने क्या दे दिया, जहर दिया। ये कंडीशन थी इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे की, और ये जहर और ये नफरत आज तक भरा नहीं। आए दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एक न एक आर्मी पर्सन कश्मीर में कहीं न कहीं मारा जरूर जाता है, कहीं न कहीं जरूर कोई न कोई मरता है। ये बड़ी दुख की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे आर्मी पर्सन कहीं एक दूसरे दिन, चौथे दिन, महीने में देखिए कैजुअल्टी हर साल होती रहती है। 400-500 लोग हर साल मारे जाते हैं आर्मी के। ये हम नहीं, ये डाटा रिकॉर्ड। पुलवामा अटैक भी तो पाकिस्तान से, हाँ, अभी आ रहे हैं, आतंकवाद पर ही आ रहे हैं। तो अगला हमारा मुद्दा है भारत और पाक के बीच आतंकवाद का मुद्दा। भारत पाक के बीच आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद क्या होता है? व्हाट इज द टेररिज्म? आतंकवाद क्या होता है? अपने राजनीतिक या अपने भौतिक या अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों में दहशत फैला देना, चाहे बम चला के, गोली चला के या किसी अन्य वे से, क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। ठीक, तो आतंकवाद फैलाना पाक का ये क्या है? पुराना इनका काम है। यह भारत के खिलाफ हमेशा ही आतंकवाद, चाहे मुंबई का अटैक हो, चाहे संसद पर अटैक हो, चाहे लाल किले पर अटैक हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे अभी कौन सी जगह पे हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, पहलगांव अटैक हो, चाहे उरी अटैक हो, चाहे ताज होटल पर अटैक हो, मतलब जितने भी आतंकवादी गतिविधियां भारत में फैलाई जाती हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किससे हैं? चाहे हाईजैक जो प्लेन किया गया था भारत का, जिसमें भारत ने आतंकवादियों को क्या किया था? छोड़ा गया था। भारतीय प्लेन को कहाँ ले गए थे? कांधार में, कहाँ? अफगानिस्तान के कांधार में ले गए थे। तो भारत के साथ जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं किससे प्रेरित हैं? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि हम भारत में क्या फैलाते हैं? आतंकवाद फैलाते हैं। भारत कभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। तो भारत और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आतंकवाद का। जो कश्मीर वैली है, कश्मीर अगर दुनिया में अगर कोई खूबसूरत जगह है, स्विट्जरलैंड से भी अच्छा खूबसूरत हमारा कश्मीर है। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग अपने ही देश में कश्मीर में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ आप देख ही रहे हो। जैसे अभी सांझ चल रहा था, बहुत सारे टूरिस्ट जाते थे, डल झील, पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ घूमने के लिए। अब क्या है? लोग नहीं जाते। तो एक कहीं ना कहीं वहाँ का जो टूरिज्म है वो क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। और उसके साथ ही साथ जब सेना सर्च अभियान जारी करती है तो वहाँ के कुछ लोकल लोग होते हैं, डर के नाते और किसी के नाते वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर देते हैं। उसमें कुछ लालच में आकर के, कुछ दबाव में आकर के, कुछ बरगला करके एक्सेट्रा। और आए दिन कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाएं किसी न किसी तरीके से भारत में होती रहती हैं। ठीक, और कौन सा पॉइंट है भाई इसमें? बंटवारा वाला। जैसे एग्जाम्पल मैंने किसका दिया था अभी? गदर वाला। ठीक है, तो बंटवारे के समय से ही भारत में विवाद है। जैसे जो लोग अपनी प्रॉपर्टी भारत में छोड़ करके गए मुस्लिम, और वहाँ के हिंदू अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए, तो जब बंटवारे के समय लोग आए तो इनको दिल्ली में बहुत दिन तक, जो हिंदू वहाँ से आए थे उनको बहुत दिन तक ऐसे कैंप में रखा गया। फिर धीरे धीरे सरकार इनको क्या की? रिहेबिलिटेट की। जैसे लखनऊ में एक जगह है आलमबाग, तो आलमबाग में जितने पंजाबी रहते हैं मोस्टली ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं?
पाकिस्तान से। शाहजहांपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे बहुत सारे सरदार खेती करते हैं। इस सरदारों को ही वहाँ से ला करके यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया था। तो जहाँ जहाँ ज़मीनें खाली पड़ी थी उन जगहों पर जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उनको क्या कर दिया गया, बसा दिया गया, रिहेबिलिटेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्षेत्र। सहयोग के क्षेत्र क्या हो सकते हैं, या भारत के द्वारा किए गए प्रयास क्या क्या है, कि भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, सकारात्मक कदम उठाए हैं। हाँ, एक मुद्दा और हमने नहीं बताया, एक जो ये पीओके है, इसी से एक चीन ने रोड निकाला है, पाकिस्तान चीन, हाँ, आर्थिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा। मतलब चीन ने एक रोड बना रखा है अरेबियन सी तक पहुंचने के लिए, जो हमारे पीओके से होकर के जाता है। यानी कि चीन का प्रभाव पाकिस्तान पे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो भारत की संप्रभुता के लिए क्या है, खतरा है। अगर इस रोड को डिस्ट्रॉय करते हैं या इस पर हम पीओके पे कब्जा करते हैं, वहाँ कौन खड़ा मिलेगा, चीन। यानी कि हमें लड़ाई किससे लड़नी होगी, चीन से लड़नी। तो ये भी हमारे बीच और पाकिस्तान के बीच एक क्या है, तनाव है, तनाव का एक कारण है। भारत ने क्या प्रयास किए हैं, भारत ने कई देखो ट्रेनें भी चलाई, ठीक, समझौता एक्सप्रेस चलाया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर बस सेवा लेके गए थे, उसके बदले में क्या मिला, कारगिल युद्ध मिला। सर सियाचिन में जो फोर्स थे वो वहाँ क्यों प्रॉब्लम करके आप भी हटा दीजिए, हम भी हटा देंगे। हाँ, लेकिन बाद में वो हमारे ही बंकर में घुस गए, सब क्या हो गए, हमारे ही बंकर में घुस गए। तो कहने का मतलब ये कि भारत ने जितने भी प्रयास किया है, कहीं न कहीं पाकिस्तान ने उन सारे प्रयासों पर क्या छोड़ दिया है, पानी फेर दिया। ठीक है, और सांस्कृतिक सहयोग, अब जैसे क्रिकेट खेलना, भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट क्रिकेट भी नहीं होता है। अभी देखिए, जब ये पहलगांव अटैक हुआ था तो बहुत सारे लोगों को इंडिया से पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान के लोग इंडिया में थे, इनको इंडिया छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। या जो भारतीय समुदाय के लोग कहाँ थे, पाकिस्तान में थे, या जो हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में थी, उन एम्बेसी के लोगों को हम लोगों ने कहाँ बुला लिया, भारत बुला लिया, और अटैक भी हुए थोड़े बहुत, एक दो दिन जो भी वार चला। आने कि हमारे और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे, कुछ समझ में आ रहा है भाई, क्यों भाई? इस पर नोट्स बनाया है और हम क्या करेंगे, भेज देंगे, और आप लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा से शेयर करते हैं? उत्तराखंड कहाँ है दीदी? वो तो चीन के साथ है भाई। नीचे से आओ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य, और कश्मीर, कश्मीर यही तो है, और तो कुछ है नहीं। उधर लद्दाख है, लद्दाख उधर कट गया। ठीक है, अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। टाइम कितना बचा है? 15 मिनट बचा है, बहुत बचा है, बहुत ज्यादा है यार। जल्दी एक आध देश और निपटा दें क्या? निपटा दीजिए एक देश। कश्मीरी पंडित वाला जो स्टोरी था, हाँ, वो किस पे था? अब जैसे कश्मीर में देखो, कश्मीर का मुद्दा ये है, जो वैली है, घाटी है, घाटी में जो मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा है। ठीक, वहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो पाकिस्तान जब धीरे धीरे कश्मीर में आतंकवाद फैलाना शुरू किया, तो वहाँ पे उन लोगों ने टारगेट किसको किया, हिंदू, जो कश्मीरी पंडित थे या जो हिंदू थे, उन पर उसने टारगेट किया, और उनको क्या शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। उनके लड़कियों को उठा ले जाना, रेप कर लेना, महिलाओं के साथ
बलात्कार करना ये उनके लिए आम घटना थी। तो इससे वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे वहाँ से पलायन होकर के कहाँ चले आए। अब इसमें एक कश्मीर फाइल पिक्चर बनी है, कितने लोगों ने देखा है? देखा है? बताओ थोड़ी सी कहानी कश्मीर फाइल की। जो सर इसमें अनुपम खेल रहते हैं, हैं? अनुपम खैर, हाँ। उनकी लड़की रहती है, उनके लड़के रहते हैं, उनका परिवार रहता है और पूरा काफ़ी लोगों को जानते हैं और टीका वगैरह घूमते रहते हैं और कुछ दहशतगर्द रहते हैं, उनका प्रभाव रहता है और बहुत सारी चीज़ें वो भाग जाते हैं। पिक्चर की थीम क्या है, मुद्दा क्या है? वो बताते थे ना, एक मिनट बताओ तो। मुस्लिम बोल रहे थे सब वहाँ के ना कि मुस्लिम धर्म अपना लो और नहीं तो हम तुमको मार देंगे। और ये वो जो स्कूल थे वहाँ के वो सब कुछ हिंदी में नहीं पढ़ाते थे, सब मदरसा वाला पढ़ाते थे पढ़ाई। मतलब एक तरह से हिंदुओं पर ये दबाव बना देना या इस्लाम में क्या हो जाओ, कन्वर्ट हो या जाओ। तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो चले जाओ अपनी बीवी और लड़कियों को छोड़ के और छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाइए ताकि उनको हम बहुत सही है। तो एक हम वो पढ़ा देते हैं, सार्क वो पढ़ा दें, सार्क पढ़ा दें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दें, ठीक है। चलो लिखो, बताते हैं इसके बारे में। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? यहाँ पे एक घंटा है, अगले दिन एक घंटा है, एक हटता है और एक बढ़िया है नहीं? आप लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहता है। नहीं सर डिस्टर्ब होता है, एंटरटेनमेंट नहीं होता। अगर एंटरटेनमेंट करना होता तो घर हम लोग भाग जाते हैं, छुट्टी हो जाता है हम लोग का, वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, वो भी आप लोगों की छुट्टी, उनकी भी छुट्टी। वायलेंस बराबर जीरो हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। शायद अब लास्ट क्लास है, मतलब वो अगला इस हफ्ते में लास्ट क्लास है। नहीं, इस हफ्ते अब हम क्लास नहीं लेंगे, नेक्स्ट वीक। लिखिए सार्क, डालिए हेडिंग सार्क, सार्क सार्क, मछली वाला सार्क, SAARC सार्क। सार्क, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, साउथ एशियन, लिखो बेटा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या क्या बोले हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, इसे हम क्या कहते हैं? सार्क के नाम से जानते हैं। ये सार्क है क्या? मछली तो नहीं है। नहीं मछली
क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। संघ। लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा फिर समझाते हैं। सार्क एक दक्षिण क्या लिखे, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, हिंदी में, अंग्रेजी में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लिखिए सार्क एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सार्क क्षेत्रीय का मतलब रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1995 को की गई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लिख लीजिए। सार्क का मुख्यालय काठमांडू ब्रैकेट में नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू ब्रैकेट में नेपाल में स्थित है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 8। लिख लीजिए, वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए भारत, क्या लिखेंगे? भारत। दूसरा पाकिस्तान, सर ये तो और अच्छा है। पाकिस्तान। तीसरा बांग्लादेश। इसको क्यों रखे हैं सर? अरे भाई अब निकाल थोड़ी न दोगे। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, यानी भारतीय सीमा से लगे हुए 2 देश निकाल दो। कौन कौन सा? एक चीन और एक म्यांमार। बाकी सारे देश हैं। जितने भी भारत के साथ समुद्री सीमा या स्थल सीमा को संपर्क करते हैं, 2 देश को निकाल दो। 2 ही देश में निकल आएगा, बाकी सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। याद करने का तरीका है। हाँ जी, नेपाल भी, तभी तो हेडक्वार्टर काठमांडू में। अगला लिखिए, भारत सार्क का एक संस्थापक सदस्य है। भारत सार्क का एक संस्थापक सदस्य है। अब हेडिंग डालिए, सार्क के सिद्धांत। देखो, जनरली इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर आपस में एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। At the regional level, this type of organization made for inter cooperation, एक दूसरे का क्या करना है? सहयोग करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ठीक, लिखिए सार्क के सिद्धांत लिखिए। दक्षिण एशिया के लोगों के, हमने क्या लिखवा दिया हेडिंग? सिद्धांत लिखवा दिया। सार्क का इसको उद्देश्य बढ़ा दो, लिख दो उद्देश्य, पहले सिद्धांत बाद में लिखा देंगे। सार्क का उद्देश्य लिख दो।
सार्क लिखे हो ना, हाँ। का उद्देश्य लिख दो। सिद्धांत तभी लिखवाते हैं। सार्क का उद्देश्य लिखिए। दक्षिण एशिया के देशों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पहला उद्देश्य। दूसरा लिखिए, सार्क देशों के मध्य, सार्क देशों के मध्य, हाँ, सार्क देशों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक आवाज बनना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक आवाज बनना। इसका मतलब क्या होता है? एक साथ आवाज, एक साथ बोलना। जैसे जब एक सियार जानते हो, हाँ। जयकार, एक बोलता है तो सारे चिल्लाना शुरू करते हैं। वैसे ही जब कभी इंटरनेशनल फोरम हो तो अपनी डिमांड को, अपनी मांग को रखने के लिए एक साथ चिल्लाएंगे, मतलब एक साथ मिलकर के डिमांड करेंगे। ठीक, आगे लिखिए, क्षेत्र में ग्रामीण विकास, क्षेत्र में ग्रामीण विकास, महिला विकास, क्षेत्र में ग्रामीण विकास, महिला विकास, कामा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में मिलकर काम करना। क्षेत्र में ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, महिला विकास, क्षेत्र क्या कह रहे के संदर्भ में मिलकर काम करना। क्षेत्र में ग्रामीण विकास, महिला विकास, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में मिलकर कार्य करना। अगला, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। अब लिखिए, सार्क के सिद्धांत, सार्क के सिद्धांत। अब ये लिखवा देते हैं, फिर समझा देते हैं, खत्म। सार्क के सिद्धांत अभी और है, पूरा नहीं हुआ है। लिखा हेडिंग, सार्क के सिद्धांत। देखिए, संप्रभुता, संप्रभुता, समानता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, कामा सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में, सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, राष्ट्रों के, सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ, और पारस्परिक लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट्स,
और पारस्परिक लाभ, मैंने दोनों को सबको लाभ हो। अब देखिए सार्क का सिद्धांत क्या है। पहला है संप्रभुता, मतलब जितने भी मेंबर हैं वह क्या हैं, संप्रभु हैं। हम उनके आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमसे इससे लेना देना नहीं। जो उनका आंतरिक मामला है वो समझे। दूसरा है समानता, हम सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार करेंगे। क्षेत्रीय अखंडता, मतलब इस क्षेत्र में कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो, यानी कि एक दूसरे के संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। है बात समझ में। यह सार्क का क्या है, सिद्धांत है। इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण में बढ़ावा देना। उनकी जो लाइफ है वह लाइफ में क्या हो, क्वालिटी हो। क्या हो, क्वालिटी। जैसे जो भी आप खाते पीते पहनते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। यानी गुणवत्ता को क्या देना है, बढ़ावा देना है। ठीक। अगला क्या लिखा है मैंने, सार्क देशों के मध्य सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। आपस में एक दूसरे के साथ, चाहे टेक्निकल हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सांस्कृतिक हो, इसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। जैसे हमने भूटान के देश में अपना मल्टी पावर प्रोजेक्ट लगाया है, नेपाल में लगाया है। इन देशों के साथ हमने अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाई है, रेल से जोड़ा है इन देशों को। तो कहने का मतलब, या हमने लंका को 500 अरब डॉलर का क्या दिया है, लोन दिया है, उधार दिया है। यानी किस क्षेत्र में एक शांति स्थापित करने के लिए, सबका विकास करने के लिए, सबके जीवन या लोगों के जीवन के गुणवत्ता में बढ़ाने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए मिल करके क्या करना है, काम करना है। यह किसका उद्देश्य है, सार्क का। म्यूचुअल बेनिफिट हो, अगर हमें प्रॉफिट हो तो फायदा आपको भी हो। जैसे हमने जो भूटान में अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, उसमें से 30%, 20 या 30% बेनिफिट किसको देते हैं, भूटान को। बाकी हम रखते हैं। क्यों, क्योंकि हमने उनके पानी का या उनके देश में लैंड, धरती का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि सारा फायदा हमारा भी हो। अगर हमको बेनिफिट है, उस राष्ट्र को भी बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल प्रॉफिट होना चाहिए, हमको भी हो और उनको भी हो। इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया गया है, सार्क का निर्माण किया गया है। अब लिखिए, सार्क में सहयोग के क्षेत्र, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सहयोग के क्षेत्र, ठीक है भाई। और किसी कोई डाउट वाउट तो नहीं? लो भैया, पेन हमने इसी में लगा दिया है। आप नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है भाई। आप नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। इस वीक में तो मुश्किल 3 दिन तो हो ही गया। अब 3 दिन बाकी जो गोरू लोग हम पढ़ाएंगे। गोरू समझते हैं? जी सर। क्या?